जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग प्लेटफार्म का जो वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी की विषुवत व्यास लगभग कितनी होती है। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो होता है यह होता है 12,756 किलोमीटर होता है। कितना होता है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो होता है 12,756 किलोमीटर होता है। यहीं पे पूछेगा आप लोग का ध्रुवीय व्यास। ये तो हो गया विषुवतीय व्यास। एक होता है ध्रुवीय व्यास, इसका जो होता है 12,713 किलोमीटर लंबा होता है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 और ध्रुवीय व्यास जो होता है 12,713 किलोमीटर होता है। पृथ्वी का भूमध्यवर्तीय व्यास और ध्रुवीय व्यास का जो अंतर होता है वो लगभग 43 किलोमीटर का होता है। और दो देशांतर के बीच का जो समय का अंतर होता है वो 4 मिनट का होता है। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसमें देखिए मैथ का आप लोग का दिया है, तो इसका हम लोग फार्मूला बता दे रहे हैं। आप जो है इस फार्मूला को बैठा लीजिएगा और ये बन जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि श्याम 8% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए ₹1 जमा करता है और जो उसे 72,900 रुपया मिलता है। तो फिर एक्स का मान क्या क्या होगा, यानी कि 72,900 जो दिया है ये आपका मिश्रधन दिया है। तो मिश्रधन होता है ये बराबर होता है मूलधन, यानी कि P × 1 + R/100 का घात होता है n। इस पे आप मान रख दीजिएगा तो आपका P का जो यानी कि मूलधन प्रिंसिपल जो है आपका मिल जाएगा। अब तो इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 62,500। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपग्रह का कक्षीय अवधि समानुपातिक होता है। तो उपग्रह का कक्षीय अवधि समानुपातिक होता है किसके? R के घात 3/2 के समानुपातिक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे निम्नतम थी। तो ये आपका हो जाएगा 2011 के अनुसार जो है यह सिक्किम राज्य की जनसंख्या जो है सबसे निम्नतम थी। और इसमें पूछता है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, इसी में पूछ देगा। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका हो जाएगा गोवा, और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो याद रखिएगा आप लोग राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा यूपी। और पूछेगा कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित राज्य अभी वर्तमान में आपका हो गया है जम्मू कश्मीर 2023 के अनुसार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलती है। जो ग्लेशियर होता है वहाँ से बर्फ जो निकलती है वह कहाँ से निकलती है। तो ये आपका होगा सबसे निचले स्तर से। या ग्लेशियर का है यह बर्फ जो हम लोग जो फ्रिज वगैरह में जमाते हैं उसको आप ज़मीन पर रखिएगा तो वह नीचे से पिघलना स्टार्ट करता है। उसी तरह से ग्लेशियर का पूछ रहा तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला कह रहा है कि भारत का भौगोलिक स्थिति क्या है। भारत की भौगोलिक स्थिति जो हो जाएगा पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत की भौगोलिक। अब भारत उत्तरी गोलार्ध में पूछेगा कि कहाँ पे स्थित है तो याद रखिएगा कि 8 अंश 4 सेकेंड से लेके 37 अंश 6 सेकेंड 6 मिनट हो जाएगा। यहाँ 8 अंश 4 मिनट 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 अंश 7 मिनट से लेके 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब विश्व की कुल भूमि का 2.4% जो है 42% भारत के अंतर्गत आता है। यानी कि पूरा विश्व का जितना भी क्षेत्रफल है वो भारत का जो क्षेत्रफल है 2.42% है। वहीं जनसंख्या पूछ देगा तो याद रखिएगा कि 7.5% है। और जनसंख्या के हिसाब से अभी शायद पहला हो गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं। तो दोआब शब्द पूछ रहा है तो दोआब शब्द से हो जाएगा आपका कि दो विभिन्न नदी व्यवस्था के बीच की जो भूमि होती है उसे दोआब शब्द कहा जाता है। और एक इसी में देता है दोआब क्षेत्र। क्या देगा दोआब क्षेत्र। तो दोआब क्षेत्र का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक नदियों का जो बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब क्षेत्र कहा जाता है। और दोआब शब्द जो बोल रहा है 2 विभिन्न नदी व्यवस्था के बीच की भूमि को
दोआब शब्द कहते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लोएस किस प्रकार की मिट्टी है? तो लोएस आपका जो हो जाएगा पवन निक्षेपित मिट्टी को हम लोग लोएस मिट्टी का कहा जाता है। और लोएस मिट्टी का जो रंग होता है वो अक्सर पीला होता है। कैसा होता है? लोएस मिट्टी का रंग जो होता है अक्सर जो है पीला होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ये देखिए यहाँ कह रहा है कि सत्य कथन का चयन कीजिए। तो कह रहा है कि भारतीय परिषद एक्ट 1861 ईस्वी के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया था। कह रहा है इनमें से कौन सा सही है? तो ये सही कह रहा है कि 1861 के ही द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिला था। फिर कह रहा है कि भारत परिषद एक्ट 1892 ईस्वी के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो ये भी बिल्कुल सही है कि भारत परिषद एक्ट 1892 ईस्वी के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। अगला कह रहा है कि भारत परिषद एक्ट 1909 ईस्वी के द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। यह भी सही है। और 4 में कह रहा है कि भारत शासन एक्ट 1919 ईस्वी के द्वारा समवर्ती सूची जोड़ा गया। ये कथन जो है गलत है। इसमें समवर्ती सूची नहीं जोड़ा गया था, इसमें केंद्र सूची और राज्य सूची जोड़ा गया था। 1919 ईस्वी के एक्ट के द्वारा केंद्र सूची और राज्य सूची को जोड़ा गया था, जबकि समवर्ती सूची जो है यह 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के द्वारा समवर्ती सूची जोड़ा गया, और 1919 ईस्वी के एक्ट के द्वारा केंद्र सूची और क्या बोलते हैं राज्य सूची को जोड़ा गया था। और चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये जितना भी हम इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं ये कहीं मिलेगा नहीं, इसीलिए आप जो लोग चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपका जो है मेरिट बनने वाला है रीडिंग टाइम। आप याद रखिएगा, चैनल का नाम है। हाँ, और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करवाइएगा। जो नहीं कर रहा है उसे ज़बरदस्ती करवाइएगा, और दरोगा का सेट मरवाइएगा, और BSSC का सेट भी जल्द ही इस चैनल पर आने वाला है। थोड़ा सा बुक देख लें कि कहाँ पर थोड़ा सा नया कौन राइटर का बुक मार्केट में आया है। तो अभी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण में की विधि नहीं है? तो ये आपका जो ब्याज दर को कम करना जो है यह मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। ब्याज दर को कम करना एक मंदी को समाप्त करने की एक विधि होती है। क्या होता है ब्याज दर कम करना जो होता है, आर्थिक जब मंदी होता है तो उसमें ब्याज दर समाप्त कर उस आर्थिक मंदी को निजात पाया जाता है। अब ब्याज दर का नियंत्रण जो होता है RBI करता है। ये भी याद रखिएगा कि ब्याज दर का जो नियंत्रण होता है वह RBI के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर कह रहा है कि उत्पादन के 5 कारक कौन से हैं? तो उत्पादन के 5 कारक होते हैं भूमि, श्रमिक, पूंजी, संगठन और सहाय से, यानी कि जोखिम होता है। भूमि के उत्पादन के 5 कारक होते हैं। अगला है कि वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदलता है? तो वॉलीबॉल खेल में आपका हो जाएगा सर्विस के दौरान जो है वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ी जो है अपना स्थान बदल लेता है। और याद रखिएगा कि वॉलीबॉल खेल के जन्मदाता जो है आपका USA है। कौन है? USA है। अब भारत में लुधियाना में भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना 1951 ईस्वी में किया गया था। भारत में वॉलीबॉल संघ की स्थापना 1951 ईस्वी में कहाँ हुआ था? लुधियाना में किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 2 जुलाई 1972 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। उस समय पूछेगा तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच जो है यह समझौता हुआ था। याद रखिएगा, भारत के कौन था प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थी जुल्फिकर अली भुट्टो। अब इसी समझौता के दौरान यानी कि शिमला समझौता के दौरान ही LOC का निर्धारण किया गया था 1972 में ही। ये भी आप याद रखिएगा। इसी में एक आता है ताशकंद समझौता। याद रखिएगा, समझौता, ये तो शिमला समझौता हो गया। एक ताशकंद समझौता होता है, तो ये होता है 1966 ईस्वी में आपका जो है ताशकंद समझौता होता है, जो लाल बहादुर जो 10 जनवरी को हुआ था ताशकंद समझौता, और 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी।
और इसी में एक पूछता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री दिवस मनाया जाता है। और एक देता है कि भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दिया था। तो याद रखिएगा कि भारत जो है बांग्लादेश को मान्यता 1971 ईस्वी को दिया था। ये जितना भी हम फैक्ट बना रहे हैं सब एक नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। और बांग्लादेश जो है स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है तो ये 26 मार्च को जो है बांग्लादेश जो है अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है। जैसे हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं उसी तरह से बांग्लादेश जो है 26 मार्च को मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि लघु ज्वार भाटा कब आता है। तो लघु ज्वार भाटा जो है यह शुक्ल सप्तमी के दिन जो है आता है। अगला है कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो रावी नदी का प्रीच नाम जो है आपका परुष्णी हो जाएगा, ठीक है। और यही बिपाशा जो है इसका ब्यास का प्राचीन नाम है बिपाशा। और क्या बोलते हैं चलिए अगला क्वेश्चन का रहा है कि चल्यान मुद्रा का दूसरा नाम क्या है। चल्यान मुद्रा का दूसरा नाम क्या है। तो ये आपका हो जाता है गर्म मुद्रा। चल्यान मुद्रा का दूसरा नाम जो होता है वो गर्म मुद्रा कहलाता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का विचारधारा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो संपूर्ण क्रांति जो है ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। कब किया गया था तो 1974 ईस्वी में जेपी आंदोलन प्रारंभ का संबंध क्रांति थे उसी के समय जो है ये संपूर्ण क्रांति का विचारधारा आया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। संपूर्ण क्रांति को एक याद रखिएगा कि उसको हम लोग सप्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। किसको? संपूर्ण क्रांति को। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सादिर किसका पुराना नाम है। तो सादिर जो है आपका पुराना नाम हो जाएगा भारतनाट्यम का। भारतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? सादिर है। अब भारतनाट्यम का उल्लेख जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पुस्तक में मिलता है। किसमें मिलता है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पुस्तक में मिलता है। अगला है कि रेखांती चेक वह चेक है जिसको भुनाया जा सकता है। तो ये इसका हो जाएगा कि केवल बैंकों के माध्यम से ही भुनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो भटकल बंदरगाह जो आपका हो जाएगा यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो ये आप याद रखिएगा कि विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है आपका भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। और एक देता है कि भारत का सबसे विस्तृत प्रांगण वाला बंदरगाह कौन सा है। तो ये आप याद रखिएगा कि विस्तृत प्रांगण वाला आपका हो जाएगा कोचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जिसका क्षेत्रफल कितना है। तो ये आपका हो जाएगा 75,000 वर्ग मीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। और सुंदरवन डेल्टा जो है भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच स्थित है। अब इसकी जो क्षेत्रफल हो गया 75,000 वर्ग किलोमीटर हो गया। अगला है कि भारत सरकार की राजस्व प्राप्ति इनमें से क्या शामिल नहीं होती है। तो इसमें आपका शामिल कह रहा है तो इसमें ऋण की वसूली जो है शामिल नहीं होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। क्यों माना गया है? तो ये माना गया है कि यह हिस्से में बड़े जमींदारी के अभाव से अस्थायी बंदोबस्त की संभावना नहीं थी। दूसरा कह रहा है कि दक्षिण और पश्चिम भारत में उपजाऊ मिट्टी एवं अनुकूल जलवायु उपलब्ध नहीं थी। तीसरा कह रहा है कंपनी के अत्यधिक भूराजस्व मिलने की आशा थी। तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है। तो ये आपका माना जाता है 1905 ईस्वी को जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विभाजन का मुख्य बिंदु माना जाता है। और 1905 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? याद रखिएगा आप लोग वाराणसी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन किसान से संबंधित नहीं था। तो आपका ये जो अहमदाबाद जो सत्याग्रह जो है ये किसान से संबंधित नहीं था, बल्कि अहमदाबाद आंदोलन जो है ये आपको मिल मालिक और मजदूरों के बीच हुआ था अहमदाबाद आंदोलन। अब खेड़ा आंदोलन देखिए यहाँ कहाँ दिया है। खेड़ा आंदोलन जो है ये आपका हुआ था 1918 ईस्वी में। कब हुआ था? 1918 में गांधी जी के द्वारा। और चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था।
और बारदौली सत्याग्रह देखिए यहाँ दिया है 1928 ईस्वी में हुआ था बारदौली सत्याग्रह। और अहमदाबाद मिल भी हमको लग रहा है कि 1918 ईस्वी में हुआ था। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, पूरा कंफर्म नहीं है, हमको लग रहा है जहाँ तक कि 1918 में ही हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गलत कथन चुनिए। तो 26 नंबर में कह रहा है गलत कथन चुनिए। तो गर्म किए जाने पर चुंबक अपने गुणधर्म खो देता है। गर्म करने पर या पीटने पर भी जो चुंबक का गुण जो है वो खो देता है। बार चुंबकों को जोड़ों पे इस तरह रखना चाहिए कि विजातीय ध्रुव एक साथ हो। सही है। और चुंबक समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। सही है। चुंबक का जो समान ध्रुव जैसे कि होता है इधर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इधर भी हो जाएगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अगर नॉर्थ नॉर्थ रहेगा तो ये विकर्षित कर देगा। यही इसी पे रहेगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और यहाँ रहेगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये अपनों को आकर्षित करेगा। ये सही हो गया। तो इससे कह रहा है निकेल कोबाल्ट चुंबक को आकर्षित नहीं करते हैं। ये बिल्कुल आपका गलत कथन दिया है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न से घरेलू पदार्थ लिटमस को नीला कर देगा। तो कौन सा घरेलू पदार्थ जो है लिटमस को नीला कर देता है? तो ये आपका हो जाएगा बेकिंग सोडा और बिरंजक यदि कोई भी बिरंजक जो है आपको लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री कौन सी होती है? तो ये आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल जो होता है, ये कच्ची अनिवार्य कच्ची सामग्री माना जाता है किसका? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। तो मायोसिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा आपका ये पेशी में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। और याद रखिएगा कि प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रोटीन आपका होता है 3 प्रकार के पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 100 वाट और वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाया जाता है तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपयोग माना जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो सीधे आप जितना भी डेटा दिया है सबका गुना कर दीजिए और 1000 से भाग दे दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 1 यूनिट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 31 का कह रहा है कि परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता जो है ये डाल्टन को माना जाता है। अब ये 1803 ईस्वी में सिद्धांत दिए थे। कौन? जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन के अनुसार ही परमाणु जो है अविभाज्य है। किसके अनुसार? जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। और परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन 1803 ईस्वी में दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर कि किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव जो है सरकार के विरुद्ध जो होता है उसी को हम लोग निंदा प्रस्ताव कहा जाता है। और प्रतिस्थापन प्रस्ताव एक देता है आपको, देखिए यहाँ दिया है प्रतिस्थापन प्रस्ताव जो दिया है द्वारा पूर्व के प्रस्ताव को या कानून के स्थान पर जो लाया जाता है उसी को हम लोग प्रतिस्थापन प्रस्ताव कहा जाता है। जैसे पूर्व में कोई कानून था उसकी जगह पर एक नया कानून ला दिया गया तो उसकी हम लोग प्रतिस्थापन प्रस्ताव कहते हैं। और एक होता है अविश्वास प्रस्ताव, इसमें नहीं दिया है लेकिन अविश्वास प्रस्ताव होता है कि न्यूनतम 50 सदस्य अस्वीकृति होना चाहिए। मान लीजिए कोई अभी केंद्र में सरकार है, चाहे कोई राज्य में सरकार है, और उसी पर जैसे कि नहीं होता है कि हम लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव, जैसे कि आपका कोई विधायक या सांसद आपके पक्ष में नहीं है तो उसी के चलते जो होता है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और उसमें 50 सदस्य जो है कम से कम पक्ष में वोट देना होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 33 नंबर कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत हो जाएगा। यानी कि कब होगा? संसद के दोनों सदनों को समावेदन पर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ अनुच्छेद दिया है और दूसरी तरफ दिया है आपका विषय। तो इसमें हो जाएगा कि अनुच्छेद 300A का संबंध जो जाता है आपका संपत्ति के अधिकार का है। और फिर अनुच्छेद 312, तो अनुच्छेद 312 हो जाएगा आपका अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। और अनुच्छेद 131 का जो संबंध होता है यह होता है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से। और 195 हो जाएगा आपका विधानसभा सदस्यों के वेतन और भत्ते से।
300 दिया है संपत्ति के अधिकार, 312 दिया है अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, और 131 दिया है उच्चतम न्यायालय में आरंभिक अधिकारिता से, और 155 आपका दिया है विधानसभा सदस्यों के वेतन और भत्ते से दिया है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस मूल संविधान में समावेश नहीं था। क्वेश्चन कर रहा है किसका मूल संविधान में समावेश नहीं था। तो ये आपका हो जाएगा कि मूल कर्तव्य का समावेश नहीं था, बल्कि ये 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। नागरिकता देखिए, तो नागरिकता याद रखिएगा कि ये भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। मौलिक अधिकार दिया है भाग 3 में दिया है, और नीति निर्देशक याद रखिएगा कि ये भाग 4 में दिया गया है, और मूल कर्तव्य जो है आपका 51 के ए में दिया गया है। आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब के मृत्यु के उपरांत सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह कौन था। किसके उपरांत कह रहा है, औरंगजेब के मृत्यु के उपरांत। तो ये आपका हो जाएगा मोहम्मद शाह जो था औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो है सबसे अधिक शासन करने वाला बादशाह था। बहादुर शाह अंतिम बहादुर शाह प्रथम जो था ये अंतिम मुगल शासक था। अंतिम मुगल शासक कौन था, बहादुर शाह प्रथम था। और फर्रुखसियर को घ्रीन कायर कहा जाता है। ये फर्रुखसियर जो है इसको हम लोग घ्रीन कायर कहते थे। और मोहम्मद शाह जो है इसको रंगीला बादशाह कहा जाता था। और मोहम्मद शाह के दरबार में ही निजात खां प्रसिद्ध संगीतकार था। किसके शासन में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में निजात खां प्रमुख था। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह भी मोहम्मद शाह ही था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सल्तनत काल में मुस्लिम वंश में उत्तराधिकारी का नियम क्या था। क्या नियम था सल्तनत काल में मुस्लिम वंशों में उत्तराधिकारी का नियम क्या था। तो यह था सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार अमीरों की सहायता से गद्दी पर अधिकार कर लेता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 38 नंबर कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया था। तो ये आपका किया था 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी से दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया था। और देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा था। याद रखिएगा कि दौलताबाद किसका था, तो देवगिरी का नाम जो है वह दौलताबाद रखा था। और देवगिरी जो था यादव वंश की राजधानी थी। यादव वंश की राजधानी याद रखिएगा कहाँ थी, देवगिरी थी। और देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा गया। और दिल्ली से दौलताबाद किसने राजधानी अपना परिवर्तन किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। कब किया, तो 1327 ईस्वी में किया था। और याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल पूछेगा तो 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक जो है मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन कौन सा सही है। तो रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र, तो रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है आपका, गुजरात में है। गलत कह रहा है, ये आपका राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है। और नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है, तो ये आपका नरौरा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और काकरापाड़ा कहाँ है, तो काकरापाड़ा हमको लग रहा है कि ये आपका काकरापाड़ा हमको लग रहा है तमिलनाडु या गुजरात में है। ये भी गलत है, तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। काकरापाड़ा देख लीजिएगा, हमको पूरा ध्यान में नहीं आ रहा है। ये दो ध्यान था, रावत भाटा राजस्थान, नरौरा यूपी, काकरापाड़ा गुजरात या हमको तमिलनाडु, यही दो में से लग रहा है। तो आप लोग देख लीजिएगा इसका, और कमेंट में जरूर हमको भी बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगला है कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। यानी कितना डिग्री कितना ऊपर हम लोग जाएंगे वायुमंडल में कि 1 डिग्री तापमान घट जाएगा। तो 165 मीटर हम लोग ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल में 1 डिग्री का तापमान जो है घट जाता है। अगला है कि नर्मदा और तप्ती के बीच कौन सी पहाड़ी स्थित है। तो नर्मदा और तप्ती के बीच जो है आपका सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो यह भाग 3 को हम लोग भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब भाग 3 याद रखिएगा कि इसमें 12 से 35 तक अनुच्छेद दिया है। 12 से 35 तक दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथनों का विचार कीजिए और क्या कह रहा है इधर, सत्य कथन को चुनिए। तो आपका हो जाएगा 43 का ऑप्शन कहाँ दिया है,
3 1 दिन 4 जो है इसका सही है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। भारत मुख्य न्यायाधीश का मिस्र देश का है, बिल्कुल सही कह रहा है। 4 में कह रहा है कि भारत सरकार का लक्ष्य जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070, ये भी सही कह रहा था। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के अब तक के इतिहास में कितने प्रधानमंत्री जो है तीसरी बार पद संभाले थे। तो ये आपका याद रखिएगा कि 3 ऐसे प्रधानमंत्री जो थे वो तीसरी बार पद संभाले थे। तो इनमें कौन कौन आते हैं, ये भी प्रश्न उठता है कि इनमें कौन कौन 3 प्रधानमंत्री हैं। तो ये याद रखिएगा, JL नेहरू, दूसरा आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी, और तीसरा हो जाएगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी। यही जो 3 प्रधानमंत्री जो थे वो 3 बार जो है प्रधानमंत्री का पद संभाले थे। अगला है कि किसी श्रेणी के यौगिक के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर रहने पर उस श्रेणी को क्या कहा जाता है। तो उस श्रेणी को आपको समजातीय श्रेणी कहा जाता है। अगला है कि कोलाइड का उदाहरण है। तो कोलाइड का आपका उदाहरण हो जाएगा क्या बोला जाता है, धुआं जो है आपका कोलाइड का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैसों से भरे एक जार में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैसों से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल रंगीन पर रंगहीन हो जाता है, तो जार का कौन सा रंग होगा। तो ये आपका हो जाएगा क्लोरीन होगा। सामान्य स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, ये होता है 120/80 होता है। अगला है कि एक सींग वाले गैंडा किस अभयारण्य की अनमोल विरासत है। तो ये आपका हो जाएगा मानस। मानस कहाँ है, ये आपका हो जाएगा, सॉरी मानस नहीं होगा जी, इसका हो जाएगा काजीरंगा। काजीरंगा अभयारण्य में जो होगा आपका एक सींग गैंडा का है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका एप्पल। पूना समझौता था, तो पूना समझौता क्या था, तो स्वर्ण हिंदू तथा दलितों के बीच एक समझौता था, इसे पूना समझौता कहा जाता है। अब पूना समझौता कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पूना समझौता कब हुआ था। 51 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा का प्रारंभ किया था। तो महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा का प्रारंभ जो है आपका वर्धा से किया था। कब किया था, तो 7 नवंबर 1933 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन का रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन मैथ का है, तो इस पर थोड़ा सा जगह की कमी की वजह से नहीं बना रहे हैं। इसका आंसर बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4500। अगला है कि सुमिलित कीजिए विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ कहाँ है, तो विजय स्तंभ आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। पत्थर का मस्जिद कहाँ है, तो पत्थर का मस्जिद पटना में है। और बादशाह मस्जिद आपका हो जाएगा लाहौर में, और मक्का मस्जिद हो जाएगा आपका हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन का रहा है 54 नंबर। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा डिस्कशन कम कर रहे हैं। मैंगो सॉवर किस राज्य के फलों को पकाने में सहायता करता है। तो मैंगो सॉवर जो आपका हो जाएगा कर्नाटक में जो फल होता है उसी को पकाने में वह सहायता करता है। अगला है कि हरमुज जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है। तो हरमुज जल संधि जो है ओमान और फारस की खाड़ी को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि पॉलिटिक्स ऑफ चरखा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये आपका JB कृपलानी के द्वारा पॉलिटिक्स ऑफ चरखा लिखा गया था। अगला देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 दिन। 58 नंबर का रहा है, देखिए 58 नंबर भी देखिए मैथ का है, तो इसका भी आप लोग आंसर लगा लीजिए, 15% होगा। और फिर 59 नंबर का रहा है कि पायरोमीटर है। तो पायरोमीटर आपका हो जाएगा सौर विकिरण मापने का एक यंत्र होता है, इसी को हम लोग पायरोमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc² है। तो C का तात्पर्य क्या होता है, तो C का तरपास होता है, प्रकाश की गति होता है C बराबर। जो विटामिन उपचयी रोधी भी हैं वे कौन से होते हैं, तो वो हो जाएगा आपका हो जाएगा विटामिन A, C और E जो है आपका विटामिन जो है उपचयी रोधी होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 62 नंबर, कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और तीसरा तत्व कौन सा होता है। तो तीसरा शब्द आपका हो जाएगा पोटेशियम। अगला है एक दूसरे के अंदर चिपके हुए 2 मगमों के ठंडे पानी का उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा कि अंदर के मगे को ठंडा पानी डालकर जो हम लोग अलग करेंगे। अगला है कि ताजमहल का निर्माण भारत और किस देश के विशेषज्ञों के बीच हुआ था। तो ये आपका फारस के ताजमहल और ताजमहल जो है भारत और फारस के जो वहाँ के विशेषज्ञ थे उन्हीं के मिलकर जो है ताजमहल का निर्माण किया गया था। अगला है 65 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति
का संबोधन करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ में लिखकर दे सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है वह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा और उपराष्ट्रपति जो है वह भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग का मैथ का है फिर से, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो ये आपका हो जाएगा जमींदारों और जमीन का अधिकार, जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, यही जो है परमानेंट सेटलमेंट था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ल जो है ये आपका मुरली भीत गांव से नहीं, मुरली भरवा गांव से थे, सॉरी कहाँ के थे? मुरली भरवा गांव के थे। 69 नंबर कह रहा है कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन जो है आपका ऋग्वेद पर आधारित है। अगला है कि अदिश राशि है, तो कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि आपका यहाँ पर हो जाएगा अदिश राशि कार्य जो है आपका अदिश राशि, याद रख। सदिश राशि का एक हम ट्रिक बता रहे थे, जहाँ भी वह रहेगा वो समझिएगा कि सदिश राशि है, और जहाँ वह नहीं है वो आपका अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की तारवत्त किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की तारवत्त जो है आपका आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन ठोस कणीय प्रदूषण का उदाहरण है? तो ठोस कणीय प्रदूषण का उदाहरण जो आपका हो जाएगा एरोसोल हो जाएगा। अगला है कि संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समिति कौन थी? तो ये आपका हो जाएगा प्रारूप समिति जो है सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। अब इसका गठन जो है 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं प्राप्त है? तो ये आप याद रखिएगा कि मैथिली को शास्त्रीय भाषा की दर्जा प्राप्त नहीं है, बल्कि मैथिली को 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसको लाया गया था। उसमें था कि मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अगला कह रहा है कि वशिष्ठ अर्थशास्त्र का मुख्य घटक नहीं है। तो ये आपका जो हो जाएगा संतुलित उत्पाद और रोजगार स्तर से संबंधित सिद्धांत मुख्य घटक नहीं था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 76 नंबर कि निम्नलिखित में किनके बीच फ्रैंकफर्ट संधि हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट संधि जो आपका हुआ था ये आपका जो हुआ था फ्रांस और जर्मनी के बीच 1871 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? तो मार्टिन लूथर जो है आपका जर्मनी का रहने वाला था। अगला है 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिकता के अंतर्गत विशिष्टीकरण के महत्व दिया जाती थी, जबकि उत्तर आधुनिकता में संपूर्णवाद का महत्व दिया जाता था। आधुनिकतावाद के अंतर्गत विशिष्टीकरण का महत्व दिया जाता था, जबकि उत्तर आधुनिकता में जो है संपूर्णवाद का दिया जाता था। अगला है कि आत्महत्या की प्रवृत्ति को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो ये आपका परिभाषित किया जाता है समाज की धार्मिक एकात्मकता को परिभाषित किया जा सकता है। अगला है कि किस तिथि को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस जो है आपका मनाया जाता है 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंध में किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मैन बुकर पुरस्कार जो है आपका ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है कि धृत क्रीड़ा खेल का यूरोपीय रूपांतर शब्द क्या है? तो ये आपका हो जाएगा लूडो। लूडो जो है आपका द्रुत क्रीड़ा खेल का यूरोपीय रूपांतरण है लूडो। 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC की शपथ किसने लिया था? तो ये आपका लिया था प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने। अगला है कि BCCI ने IPL 2023 में प्ले ऑफ मैचों के मुकाबलों में फेंके जाने वाले प्रत्येक डॉट बॉल कितने पौधे लगाने की घोषणा की गई है? तो ये आपका 500, जितना भी IPL 2023 में डॉट बॉल बिगा जाएगा, एक डॉट बॉल पर 500 जो है पौधे लगाने की घोषणा की गई है। अगला है कि G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। और G20 का गठन याद रखिएगा कि 1999 ईस्वी में हुआ था। अगला है 86 नंबर कि मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो 86 में है नेपाल के नए राष्ट्रपति, तो ये आपका हो जाएगा रामचंद्र पौडेल जो है
नेपाल के नए राष्ट्रपति 2023 में बने हैं। अगला है कि फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीती है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसको हराकर? तो शायद दक्षिण अफ्रीका को हराकर ये जीता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बन गए हैं? तो तीनों प्रारूपों में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा रोहित शर्मा। जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया? तो ये आपका आस्का पुलिस स्टेशन को घोषित किया गया है। आस्का कहाँ है? तो ये आप याद रखिएगा, उड़ीसा में है। 90 नंबर का रहा है कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। तो ये आपका कोल्लम जो है, यह भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। और कोल्लम कहाँ है? याद रखिएगा, केरल में स्थित है। अगला है 91 नंबर, सॉरी 91 नंबर नहीं है क्वेश्चन का, सॉरी 91 नंबर यहाँ है। 91 नंबर को हो रहा है कि जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये आपका हो जाएगा 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं कौशिक चटर्जी बन गए हैं। और याद रखिएगा कि 77वां जो है आदित्य मित्तल को बनाया गया है। 77वां याद रखिएगा आदित्य मित्तल को। और प्रणव कुमार को बनाया गया है 76वां। अब बी प्रणव को बनाया गया है आपका 75वां। ये चारों आप लोग याद रखिएगा। बी प्रणव को 75वां, प्रणव आनंद को 76वां, आदित्य मित्तल को 77 और 78वां हो जाएगा कौशिक चटर्जी को बनाया गया। अगला है कि जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? तो जादूनामा के लेखक आपका हो जाएगा जावेद अख्तर, जादूनामा के लेखक हैं। अगला है 93 नंबर कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को 25 अप्रैल 2023 में निधन हो गया? तो वह किस राज्य के थे? तो याद रखिएगा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल थे, जिनका निधन 25 अप्रैल 2023 को हो गया। मरचा चावल GI टैग दिया गया है। तो यह आपका दिया गया है बिहार के मरचा चावल को GI टैग दिया गया है। अगला है कि अप्रैल 2023 में अन्नपूर्ण पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय पेशेवर पर्वतारोही कौन बन गई हैं? तो ये आपका बन गई हैं वर्जुन वाजपेयी बन गई हैं। अगला है 96 नंबर की अप्रैल 2023 में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बन गई? तो ये बन गई हैं दीपिका मिश्रा। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु भारतीय रेलवे ने किस देश का 20 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे हैं? तो ये आपका बांग्लादेश को सौंपे हैं। अगला है कि शराब उत्पादक पर अनिवार्य स्वास्थ्य सलाह लागू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये आपका बन गया है आयरलैंड। अगला है कि 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश को प्राप्त है? तो ये आपका हो जाएगा UAE को प्राप्त है। अगला है मेरी माटी मेरा देश अभियान भारत की आज़ादी के कितने वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया? तो ये आपका 75 वर्ष पूरा होने पर मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है। तो ये रहा है आप लोग का 100 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट। तो कितना नंबर आया कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हाँ, चैनल पर पहली बार होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यही वो रीडिंग टाइम चैनल है जो आपका बिहार दरोगा में मेरिट लगवा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी जम के करते रहिए, क्योंकि समय नहीं है। समय जो है आपका कैसे बीतेगा पता भी नहीं चलेगा। इधर दुर्गा पूजा भी हो जाएगा, छठ भी हो जाएगा, दीपावली भी हो जाएगा, इसलिए सेट प्रैक्टिस लगाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।